सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नए नए सदर बने कलीमुल हफीज़ साहब। और इनसे बात करते हैं कि दिल्ली में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का क्या एजेंडा होगा और किस मकसद से इन्होंने सियासत ज्वाइन की है। क्योंकि अभी तक कलीमुल हफीज़ जो है एक बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं और साथ में सामाजिक कारकुन हैं, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। हफीज़ साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अचानक आपने सियासत में क्यों कदम रखा, क्यों पेशकदमी की? नहीं, ये अचानक नहीं है। इसके पीछे एक अच्छी खासी एक सोच, एक तकदो, एक डिस्कशन है। और जाहिर है कि जो मौजूदा सियासी हालात हैं दिल्ली के, उसके मद्देनज़र ये फ़ैसला लिया गया है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जब जीती थी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद उन्होंने ज़ोर शोर से ऐलान किया था कि पश्चिम बंगाल में वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने 1 मार्च को ये भी एक शेर पढ़ के कहा था कि साहब मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कारवां बन नहीं पाया उनका और शायद अकेले वो मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाए। नहीं, देखिए, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आवाम तय करती है सब चीज़ें। और आवाम में अक्सर ये होता है कि हालात तब्दील हो जाते हैं। और वो शेर बिल्कुल मौजू है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी नेक दिली के साथ हर जगह पहुंच रहे हैं। और जब जो आवाम जिस तरह से उनको सपोर्ट करेगी, वहाँ पर रिज़ल्ट वैसे आएंगे। मैं तो चूँकि कल ही अपॉइंट हुआ हूँ दिल्ली के लिए, मुझे दिल्ली की ज़िम्मेदारी मिली है। मैं आपको भी आपके चैनल के थ्रू भी ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि मेरी ज़ात से MIM और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो भी कारकर्दगी हैं वो दिल्ली में इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से होंगी। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मजलिस अपने असल मकाम पर पहुँचे। हफीज़ साहब, दिल्ली के MCD चुनाव में अभी करीब करीब 1 साल बाकी है, तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर ओवैसी साहब ने पार्टी की जो कमेटी है वो तश्कील की है और इसकी कवायद पिछले काफ़ी दिन से चल रही थी। और बाई इलेक्शन जो हुआ है उसके बाद इसमें तेज़ी आई और अभी हतीम साहब भी आए हुए थे, हफ्ता भर वो मेरे ख्याल में यहाँ रुक कर गए हैं। तो उसके बाद ये आपको अध्यक्ष चुनने का फैसला हुआ है। तो अब आप दिल्ली में पार्टी को खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी चुनौती है क्योंकि दिल्ली एक अच्छा खासा बड़ा स्टेट है। 3 MCDs हैं यहाँ पे और तीनों MCD के 1 साल में चुनाव होने हैं। लेकिन ये कोई मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं सबसे पहले तो अपना एक सिस्टम मुझे इंस्टॉल करना है, एक स्ट्रक्चर बना करके, और जो मजलिस के साथी हैं। और आप यकीन मानिए कि पूरी दिल्ली में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस के सरगर्म कारकुन मौजूद हैं। सिर्फ उनको चैनलाइज करना है, जो मैं समझता हूँ कि मैं नेक्स्ट 15-20 डेज़ में इसको चैनलाइज कर पाऊँगा। मुख्य एजेंडा आपका क्या होगा? आपका कंपटीशन दिल्ली में किससे है? कांग्रेस से है, बीजेपी से लड़ेंगे या आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गुर्बत से है, जहालत से है, या अक़लियत और जो पसमानदा तबका है उसको जो छोड़ दिया है सारी पार्टियों ने, उसको जोड़ने से है। जब ये तबके हमारे साथ आ जाएंगे, हम अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि सब तरफ आपको मजलिस नज़र आएगी इंशाअल्लाह। देखिए, मजलिस तो सब तरफ नज़र आ रही है, लेकिन साथ में ये आरोप लग रहा है जैसे बिहार के चुनाव में ये असदुद्दीन ओवैसी के सर ठीकरा फोड़ा गया है कि साहब अगर उनकी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं होती तो वहाँ बीजेपी का गठबंधन चुनाव नहीं जीतता और कांग्रेस और RJD का जो महागठबंधन था वो जीता। और जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, अगर उसको एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि ओवैसी साहब की पार्टी की मौजूदगी की वजह से जो सेकुलर वोट का बंटवारा हुआ उससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ। नहीं, ये सिर्फ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हैं वो इस तरह का माहौल बनाती हैं। इतना खौफ उन्होंने माइनॉरिटीज़ के दिमाग में भर दिया है कि वो कुछ इसके बाहर सोचने नहीं देते। वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि उनकी हिम्मत को सलाम कि वो पहुँच रहे हैं और लोगों को ये समझाने में कामयाब हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ मजलिस नहीं लड़ती, आज उत्तर प्रदेश में 3/4 मेजोरिटी में है बीजेपी, या उत्तराखंड में है, या हिमाचल में है, या और दूसरे सूबों में है जहाँ मजलिस लड़ती नहीं है, वहाँ कैसे है? तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है।
और हमें देखिए 2014 के बाद जो हिंदुस्तान की सियासत में बदलाव आया है, इस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें सबको अपने आप को रिविजिट करना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए। आखिर सियासत में जब सब लोग नए नए तरह से सोच रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो मजलिस एक बेहतरीन मुतबादिल है, ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, और ये प्योर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखती है। मुझे ये पूरा यकीन है। और यूसुफ अंसारी साहब, आप तो काफ़ी तजुर्बेकार सहाफ़ी हैं, ये वक्त बताएगा आपको कि दिल्ली में सारे तबके इस मजलिस को सपोर्ट करेंगे और वही कामयाबी इंशाअल्लाह हम यहाँ दोहराएंगे जो हैदराबाद में दोहराई गई। और हैदराबाद में आप देखें कि सिर्फ मुस्लिम्स कॉरपोरेटर नहीं बने, हैदराबाद में गैर मुस्लिम मजलिस के टिकट पर कॉरपोरेटर बने। इंशाअल्लाह दिल्ली में भी ये तारीख दोहराई जाएगी। आपने कहा है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, तो सेकुलर पार्टी आप किन्हें मानते हैं? एक्चुअली सेकुलर पार्टी में सो कॉल्ड लफ्ज़ मैंने इसलिए लगाया कि वो प्योर सेकुलर नहीं है, प्योर सेकुलर मजलिस है। अब वो मजलिस क्यों है? हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखती है, गरीब, मजलूम और पिछड़ों की बात करती है, या उन तबकात की बात करती है जो हिंदुस्तान की सियासत ने उनको हाशिए पर डाल दिया है। तो सेकुलर का मतलब ही ये है कि आप मज़हब से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के आइन की पासदारी करते हुए डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात करें। हफीज़ साहब, आपने कहा सेकुलरिज्म का मतलब है कि मज़हब से ऊपर उठकर आप सोचें, लेकिन आपकी तो पार्टी के नाम में ही मुस्लिम इत्तेहाद है, यानी मुस्लिम एकता। और आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका हुलिया एक ख़ास पहचान वाले मुसलमान की याद दहानी करता है। तो ऐसी सूरत में सेकुलर कैसे माना जाए मजलिस को? देखिए, आपने सेकुलर को इतना महदूद कर दिया कि कोई आदमी अगर शेरवानी पहन लेगा तो वो सेकुलर नहीं रहेगा, कोई आदमी टोपी पहन लेगा तो सेकुलर नहीं रहेगा। देखिए, इस नज़रिए को, इस चश्मे को बदलने की ज़रूरत है। हुलिये से कुछ नहीं होता। आप देख रहे हैं हमारे देश में किस तरह के हुलिये बदले जा रहे हैं और किस तरह के काम हो रहे हैं। यानी हुलिये बदल कर जो देश को बर्बाद किया जा रहा है, इस डेमोक्रेसी का एक तरह से जनाजा निकाला जा रहा है, वो आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़। लिहाजा हुलिया कोई माना नहीं रखता। माना रखता है तो काम, माना रखती है तो नीयत, माना रखती है तो अप्रोच, माना रखती है तो इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की बका, इसकी बहबूद के लिए काम करना, वही असल सेकुलर है। और मैं आपको बता दूं, चूँकि ये मेरे लिए तो बिल्कुल नई ज़िंदगी है और मैंने MIM को बहुत सोच समझ के इसका दामन थामा है। इंशाअल्लाह आखिर तक मैं MIM को दिल्ली में कायम करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने अभी कहा कि दिल्ली में मुतबादिल बनेगी MIM, यानी विकल्प बनेगी। तो विकल्प किसका बनेगी? कांग्रेस का विकल्प बनाना चाहते हैं आप इसे, आम आदमी पार्टी का विकल्प बनाना चाहते हैं, या BJP का विकल्प बनाना चाहते हैं, या फिर जो और पार्टियां यहाँ हैं RJD, JDU, BSP, समाजवादी पार्टी, उनका विकल्प बनाना चाहते हैं? देखिए, ये विकल्प बनेगी दिल्ली की सियासत का। दिल्ली की सियासत में ख़ास तौर से जो एक बड़ी तादाद अक़लियतों की है, यानी मुसलमानों की जो बड़ी तादाद है और क्रिश्चियंस की बड़ी तादाद है और सरदारों की बड़ी तादाद है, वो तकरीबन 20 से 25% है। उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है दिल्ली में। ये तीनों पार्टियाँ अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से उनको बेवकूफ़ बना करके उनको गुमराह करती, उनको लच्छेदार बातों में बहला फुसला कर ले आती हैं, लेकिन उनका फिर ख्याल नहीं रखती। ये हालिया दिनों में आप भी उसको देख रहे होंगे और हम तो उसको लगातार देख रहे हैं और हम उसका हिस्सा रहे हैं, यानी बेवकूफ़ बनने वालों में रहे हम। हमने उन पर भरोसा किया और एक मुश्त वोट दिया उनको, और उन्होंने किस तरह से क्या उनका रवैया रहा, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसलिए मुतबादिल किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं बात दोनों की कर रहा हूँ। मैं बात आम आदमी पार्टी की कर रहा हूँ जो दिल्ली हुकूमत में है। मैं बात मरकज़ी हुकूमत की कर रहा हूँ जिसने कहा था कि हाँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं दोनों हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। अभी कांग्रेस चूँकि दिल्ली में नहीं है तो इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जो उसने पुरानी कारकर्दगी है कांग्रेस की, वो भी आपके सामने है। यानी उर्दू जैसी ज़बान, जो हिंदुस्तानी ज़बान है, जो आम शहरी की ज़बान है, उसको मुसलमान बनाकर एक तरफ डाल दिया गया। और उस पर जुल्म पे क्या किया आम आदमी पार्टी ने? एक ऐसे शख्स को उर्दू अकेडमी का वाइस चेयरमैन बना दिया जिसको उर्दू तक नहीं आती। आखिर ये क्या है? ये हमारी बेइज्जती नहीं, ये उर्दू ज़बान, ये उर्दू बोलने वालों की बेइज्जती नहीं है तो आखिर क्या है? ऐसी क्या मजबूरी थी अरविंद केजरीवाल साहब की कि उनको कोई उर्दू बोलने वाला, उर्दू जानने वाला, उर्दू लिखने वाला नहीं मिला जिसको उर्दू अकेडमी का वाइस चेयरमैन बनाते? लेकिन ये उनका साफ इशारा है कि देखो, तुम्हारी जो हैसियत है वो यही है कि हम जो चाहेंगे वो आप पे मुसल्लत करेंगे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि आप दिल्ली का
जो अक़लियत है वो जाग गई है, वो अपना हक़ लेना भी जानती है और इंशाअल्लाह वो लेगी, और वो इस आने वाले इलेक्शन में बताएगी। अभी एक इलेक्शन में बताया, चौहान बागर का जो इलेक्शन हुआ उससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक़लियत ने किस तरह का मैंडेट दिया। वो तो चूँकि मजलिस नहीं थी वहाँ पे, वरना मजलिस पहली फुर्सत में मजलिस को उनके पसंद। मजलिस ने कोशिश की थी वहाँ उम्मीदवार उतारने की, नहीं, मजलिस ने कोशिश नहीं की, चर्चा में था और मजलिस ने पैनी नज़र उसके ऊपर रखी। मेरी जानकारी है कि मजलिस में जो लोग आपकी पार्टी में यहाँ जुड़े हुए हैं पहले से, उनका कहना था और ओवैसी साहब से वो मिले भी थे कि चौहान बांगर में अपना उम्मीदवार उतारिए। लेकिन आपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा अपना? अगर उम्मीदवार उतारते तो हो सकता है कि वो आप वहाँ विकल्प बन के उभरते। नहीं, सदर साहब का ये मानना है कि सबसे पहले दिल्ली स्टेट की कमेटी तश्कील हो, एक सदर मुंतखब हो, सदर के बाद वो अपने नायब सदर या और अपनी पूरी कमेटी बनाए, सिस्टम एक इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद इलेक्शन लड़ा जाए। इसलिए वो चौहान बांगर का इलेक्शन नहीं लड़ा गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आने वाले वक्त में हम पूरे दमखम के साथ, पूरे स्ट्रक्चर के साथ दिल्ली के इलेक्शन को बहुत बखूबी लड़ेंगे, जैसा लड़ने का हक है। आपने नगर निगम के उपचुनाव की बात की। इन उपचुनाव ने एक संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी का वोट इंटैक्ट है और उनकी 4 सीटें जो थी जहां बाई इलेक्शन हुए, वो 4 सीटें उन्होंने बरकरार रखी। बीजेपी ने अपनी एकमात्र सीट गंवा दी और कांग्रेस ने एक सीट पर जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ऐसे में उसके बाद मजलिस का सियासत में कूदना, कमेटी बनाना और ज़ोर शोर से ऐलान करना कि हम नगर निगम में चुनाव लड़ेंगे। यहाँ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि साहब दिल्ली की जनता उनके सरकार के कामकाज से खुश होकर अब एमसीडी भी आम आदमी को सौंपने की तैयारी कर रही है या मन बना रहा है। ऐसे में मजलिस अगर कूदती है तो आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फिरेगा, उनका सपना चकनाचूर होगा। तो ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात नहीं है। नहीं, देखिए, ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं, एक तो बाई इलेक्शन हमेशा याद रखिए कि प्रो गवर्नमेंट होते हैं। जिसकी भी सरकार होती है लोग उसको चुनते हैं। दिल्ली में जाहिर बात है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो जो 4 में 3 एमएलए तो उनके अपने थे, चौथा भी उनका एमएलए ये उनका अपना ही है, और एक ज़रूर उन्होंने बीजेपी की सीट जीती। हैरानी की बात यह है कि सरकार में मौजूद होते हुए और ये तमाम दावों के बावजूद कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चौहान बागर की सीट क्यों हारे? उनको जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जीतने तो दिल्ली की जनता ने उनको 70 में से 62 सीटें दी हुई, उनकी जीत तो उनके सर पर है। सवाल ये है कि वो आखिर चौहान बागर का मौजूदा एमएलए होते हुए वो अपनी कॉर्पोरेटर की सीट क्यों हारे? और न सिर्फ हारे, बहुत बुरे वोटों से हारे। 2/3 वोट उसको मिले जीतने वाले उम्मीदवार को और 1/3 मिले इनके कैंडिडेट, जबकि उनका उम्मीदवार पहले एमएलए रह चुका है। जबकि उनका उम्मीदवार पहले एमएलए का कैंडिडेट, एमएलए जीता हुआ था वो। तो ये देखिए, यहाँ से इंडिकेशन साफ है यूसुफ अंसारी साहब। लेकिन बात यह है कि उस सीट पर आम आदमी पार्टी के मुकाबले मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, और पहले भी कांग्रेस चूँकि लगातार 15 साल सरकार में रही है, 3 बार उसकी सरकार चुनी गई है दिल्ली में, तो अभी भी आम आदमी पार्टी के बाद अगर मुसलमान किसी को पसंद करेगा तो कांग्रेस को करेगा। वो आपको क्यों पसंद करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि वहाँ मजलिस मौजूद नहीं थी, इसलिए उसने आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को वोट दिया। आप देखेंगे जैसे ही मजलिस एक अल्टरनेट उनके सामने आएगा, वो ज़रूर इसको चुनेंगे और वक्त इसकी गवाही देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके पास दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, वोट लोगों का हासिल करने के लिए अभी सिंपैथी आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुस्लिम नौजवानों में एक क्रेज़ है, वो क्रेज़ दिल्ली में भी देखा जा रहा है और लोग उन्हें हीरो मानते हैं, नुमाइंदा अपना एक रहनुमा मान के चल रहे हैं। तो लेकिन वो वोट में तब्दील करा पाना एक बड़ी चुनौती आपके लिए भी है। तो उसके लिए आपके पास क्या एजेंडा है? किन एजेंडों पर आप मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरेंगे? देखिए, चुनौती तो हमेशा है, और वोट में जाहिर बात है कि सदर साहब की जो मकबूलियत है वो तो गैर मामूली है। और नौजवान नहीं, इस वक्त ज़हीन तबका, इंटेलेक्चुअल क्लास, वर्किंग क्लास, गर्ल्स, बॉयज़, स्टूडेंट्स, घरों में यानी हाउस वाइफ्स, सब उनको पसंद करते हैं। अब सवाल ये है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये उनके लिए भी है कि आखिर उसे वोट में कैसे तब्दील किया जाए। उसी के लिए उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है और मैं अपनी पूरी सलाहियत का इस्तेमाल करूँगा। और जो हैदराबाद का जो उनका मोडस ऑपरेंडी है, यानी हैदराबाद भी मोरलेस दिल्ली की तरह एक मेट्रो सिटी है, थोड़ा छोटा है इससे, लेकिन वहाँ पे जो उनकी खिदमात हैं और जो काम करने का तरीक़ा है, हम उनको यहाँ कॉपी करने की कोशिश करेंगे
और वही खिदमत का मॉडल लेकर आएंगे जब हम आवाम की खिदमत करेंगे और आवाम को स्ट्रक्चर करेंगे, उनकी कमेटीज़ बनाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे, तो हमें ये उम्मीद है कि हम अपने वोट को मुतहद भी कर पाएंगे और उसको इलेक्शन में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि जो उन्होंने वादे किए हों पूरे नहीं किए हों, उनके आधार पर आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे, मुसलमानों को उनसे तोड़कर अपने पास लाएंगे, क्या मुद्दे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो उनका जो रवैया है वो जग जाहिर है, जो दिल्ली दंगों में उनका रवैया रहा, यानी पहला ऐसा दंगा होगा वो भी इस लेवल का कि जो देश की राजधानी जल रही हो वहाँ मुख्यमंत्री उस जगह को विजिट तक करने नहीं गया, आज तक नहीं गया। और क्या उसका रवैया रहा, किस तरह से उसने, जो उनका अपना काउंसलर था ताहिर हुसैन, जो बिल्कुल बेगुनाह था और आज भी वो जेल में बेचारा अंदर है, और उसकी पार्टी उसको नहीं पूछ रही है, बड़ी हैरानी की बात है। जबकि जो दंगा कराने वाले हैं वो आम साफ घूम रहे हैं और उस पर कोई ना दिल्ली सरकार का कोई एक्शन है ना उस पर कोई उनकी बयानबाजी है। दूसरा, कोरोना जैसी महामारी जो बिल्कुल ही खुदा की तरफ से थी, एक ऐसी तकलीफ जो पूरी दुनिया जिससे दो चार हुई, उसमें भी केजरीवाल साहब ने जिस तरह की बयानबाजी की उसने हमारा दिल बहुत दुखाया है। ये कम्युनिटी बहुत ही इमोशनल कम्युनिटी है, ये जज्बात के साथ अब तक कांग्रेस को 70 साल से अपने सराखों पर उठाती चली आई है, सिर्फ इसी बात पे कि उन्होंने 2 बात बोल दी उनके लिए और वो उसने पूरा जन्म तन मन धन से लग जाती थी, और उसी उम्मीद से वो एक मुतबादिल देखकर वो आम आदमी पार्टी के पास गई थी। खुद हम लोग भी सब शामिल थे उसमें, और हमें बहुत उम्मीद थी कि केजरीवाल साहब एक सेकुलर क़यादत करेंगे, एक ऐसा सिस्टम देंगे जिसमें आम गरीब और पिछड़ा हुआ का भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन हुआ क्या लास्ट में, वो अभी आप हालिया बयान में आप देख रहे होंगे कि वो भी अब राम राज की तरफ चल दिए, वो भी सब वही बातें बोल रहे हैं जो जिसको के ख़िलाफ़ बोलकर वो आए थे। तो पूरी कम्युनिटी उनसे बदजन है, उनके साथ तो अब नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस कम्युनिटी का दिल तोड़ा है। देखिए, आप कुछ न दें गुड़ ना दें गुड़ जैसी बात तो कहें, केजरीवाल सरकार ने तो गुड़ जैसी बात भी नहीं कही। दूसरी बात, हमने उनको ये कहा कि आप तेलंगाना की तर्ज पर 250 स्कूल मुस्लिम पिछड़े इलाकों में बना दीजिए। खुद लोकसभा इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल साहब हमसे वादा करके गए कि मैं बनाऊंगा। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी हमसे वादा करके गए मैं बनाऊंगा, और उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को कहा भी कि भी 250 स्कूल आप बनाना शुरू कीजिए। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रक्रिया शुरू होने के बाद हमने डिप्टी डायरेक्टर भी अपॉइंट कर लिया और टीचर्स भी इंटरव्यू हो गए। आखिर क्या वजह रही कि वो स्कूल उन्होंने रोक दिए, और उन्होंने उसको बिल को बीच में रोक करके और फिर वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम उसके बाद करेंगे जब जीत जाएंगे। अब उसके बाद उन्हें दिल्ली सरकार भी बन गई उनकी, वो जीत भी गए। उनको ये लगा कि शायद इसके बनाने से उनको कोई वोट का नुकसान हो सकता है, लेकिन मुसलमानों ने उन पर पूरा भरोसा किया और पूरा वोट दिया उनको। आखिर जीतने के बाद भी 1 साल हो चुका है, अभी तक वो स्कूल शुरू नहीं हुए। तो इस तरह की जो इस सरकार के काम हैं, जो बुनियादी काम है, जिनसे हम 2013 से उनसे डिमांड करते चले आ रहे थे कि केजरीवाल साहब जब आप मुख्यमंत्री बन जाएं तब आप कोई ऐसी एजुकेशनल स्कीम लाइए जिससे मुसलमानों की बैकवर्डनेस दूर हो जाए। क्योंकि मुसलमानों की जो असल बैकवर्डनेस है वो उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं है। अगर उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो जाए तो वो माली एतबार से भी मजबूत हो जाएंगे, समाजी एतबार से भी उनको इज्जत मिलने लगेगी, और सियासत में भी वो अपना हक मांगने के लायक हो जाएंगे। और दिल्ली के ज़्यादातर इलाके उनके अनथराइज इलाके हैं, तो वहाँ पर सरकारी इमारतें मौजूद नहीं हैं, अस्पताल मौजूद नहीं है, स्कूल मौजूद नहीं है। तो आप जो सरकारी स्कीम चलाते हैं जो सरकारी इमारतों में चलती हैं, चाहे अस्पताल हो या स्कूल हो, तो जब उन इलाकों में वो इमारतें हैं ही नहीं तो आखिर उनको फ़ायदा कैसे पहुंचेगा। तब हमने उनको पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि भाई 250 स्कूल किराए की बिल्डिंग में बना लीजिए। अनथराइज एरिया में आपको किराए की बिल्डिंग मिल सकती है, तो कम से कम प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल लेवल तक तो आप एजुकेशन दे सकते हैं। अगर जूनियर हाई स्कूल लेवल तक भी गरीब आदमी को उसके डोर स्टेप पे एजुकेशन मिल जाएगी तो उसकी बैकवर्डनेस बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, और वो परमानेंट सोल्यूशन है। ये केजरीवाल साहब ने 2013 में मुझसे वादा किया, मेरे पास रिकॉर्ड है। 2018 में मुझसे वादा करा, 2019 में मुझसे वादा करा, 2020 में मुझसे वादा करा, उसके बाद काम कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल मैं तो यही समझूंगा कि ये सरकार सीरियस नहीं है अपने वादों को लेकर, इसलिए मैंने ये इतना बड़ा जोखिम उठाया। देखिए, मैं बिल्कुल तालीम के मैदान में और समाजी जो भी खिदमात हो सकती हैं उसमें मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, आप खूब वाकिफ़ हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी सियासत में आने की। मैं अगर मेरा कहीं आप एक पोस्टर पूरी दिल्ली में लगा हुआ नहीं दिखा सकते। अगर मैं सियासत का शौकीन होता तो मैं कहीं पोस्टर लगाता। मैंने आज तक कहीं पोस्टर नहीं लगाया, लेकिन जब मैं
डिसहार्टन हो गया, मेरा दिल दुखा और मुझे ये लगा कि आखिर कोई तो कुर्बानी देगा। तो मुझे ज़ाहिर बात है कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मेरी लाइफ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत सुकून से है। लेकिन मैंने लास्ट में ये फ़ैसला किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाने का फ़ैसला किया और इस अज़्म के साथ किया कि मैं दिल्ली के जो हाशिए पे पड़ी हुई कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर से मुसलमान, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा और उनमें बेदारी लाने का काम करूंगा। अब कामयाब मैं कितना होऊंगा या नहीं होऊंगा ये वक्त बताएगा और अल्लाह जानता है। बस मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें और आपके नाजरीन भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपनी ये पारी खेल सकूँ। मतलब आप मानते हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल अब सेकुलर नहीं रहे? नहीं, अरविंद केजरीवाल सेकुलर भी नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल साहब ने जो वादे किए जब उनको पूरा नहीं किया, देखिए सरकार लोग में लाते क्यों? सरकार में लोग इसलिए लाते हैं कि उनके कुछ काम होंगे, उनके डेवलपमेंट ओरिएंटेड वर्क होंगे, उनसे जो वादे किए जाते हैं उसी वजह से वो उम्मीदें लगा लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल साहब हिफाजत में फेल हुए, ना दंगे रोक पाए, ना दंगों की कोई वो FIR करा पाए जिन्होंने दंगा कराया, ना उन्होंने कोई डेवलपमेंट वर्क ख़ासतौर से सेहत और तालीम के मैदान में जिसका वो डंका बजाते हैं पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, वो आखिर मुस्लिम बैकवर्ड एरियाज़ में कैसे पहुँचेंगे जो है ये अनथराइज एरिया, जहाँ पे होने चाहिए 50 स्कूल हैं, सिर्फ एक स्कूल। अब वो उसको वो खूब जानते हैं, बखूबी जानते हैं, उन्होंने एग्री किया ये, उन्होंने कहा हमसे, चूँकि हमने 4 मुतालबात उनसे रखे। हमने उनसे कहा कि भाई आप ये जो करोल बाग में जो तिब्बिया कॉलेज है इसको एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, ये आपके हाथ में है। यूनिवर्सिटी बना देंगे तो यहाँ और कोर्सेज आ जाएंगे, उस पर उनके कान पे चूनी रहेंगी। हमने उनसे कहा 250 स्कूल बना दीजिए, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा, जैसा तेलंगाना सरकार ने किया है उसी तर्ज पर आप यहाँ बना दीजिए गरीबों के लिए। और रेजिडेंशियल स्कूल बनाए तेलंगाना में हमने इनसे कहा कि आप सिर्फ डे स्कॉलर स्कूल बना दीजिए, क्योंकि यहाँ की जो नर्सरी एजुकेशन है दिल्ली की बहुत महंगी है। अच्छे स्कूल दाखिला नहीं लेते, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फ़ीस भी चलो ज़्यादा अफोर्ड भी कर ले तब भी दाखिले नहीं होते, चूँकि उनकी लिमिटेड सीट्स हैं और मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है। तो ये इसका सोल्यूशन वो दे सकते थे अगर वो अब भी सीरियस हों। अभी 4 साल हैं उनके पास, अगर वो सीरियस हैं और वो ये कहें कि नहीं मैं सीरियस हूँ, मैं इस स्कीम को चलाऊँगा, तो उनका खैर मकदम है, हम उनकी तारीफ़ करेंगे और हम उनसे कहेंगे कि हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए हफीज़ साहब, मैं दिल्ली का सदर बनने के बाद पहली बातचीत में आपने खुलकर अपने मुद्दों पर अपनी बेबाकी के साथ राय रखी। इस कार्यक्रम में इतना ही फ़िलहाल, और आपसे आगे भी बातचीत हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे कलीमुल हफीज़ साहब, जिन्होंने दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है और इनके आक्रामक काफ़ी तीखे हैं और तेवर काफ़ी तीखे हैं और अंदाज़ काफ़ी तल्ख़ है। और अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक चुनौती है और उनके अब मेरे ख्याल में जिस तरह के मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, उन मुद्दों के बाद अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को कहना कहीं बैकफुट पर आना पड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया। लंबा हो